नमस्कार। क्या मैं आप लोगों को दिख रही हूँ, दिखाई एवं सुनाई दे रही हूँ? नमस्कार पंडित सुरेश नीरव जी, नमस्कार मधु मिश्रा जी। अच्छा लग रहा है बहुत आज आपके मंच से जुड़ते हुए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ लोग यहाँ हमारे बीच जुड़ते जा रहे हैं। नमस्कार मधु जी, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, थोड़ा सा टेंशन भी है, लेकिन आप सबके साथ वो सब चला जाएगा, ऐसी आशा करती हूँ। नमस्कार पुरुषोत्तम सिंह जी, मैं आपकी समीक्षा पढ़ती रहती हूँ, बहुत ही कायल हूँ आपके शब्दों की। नमस्कार जावेद अख्तर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुरेश चौधरी सर, आप कलकत्ता से इतनी सुंदर तकनीकी के द्वारा आप हम सभी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। 5 बज चुके हैं और हम समय पर इस काव्य वाचन को शुरू करें, ऐसी इच्छा है। गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम कार्यक्रम शुरू करें। नमस्कार मधु जी, हमारे साथ संध्या दानी गुजरात से भी जुड़ चुकी हैं। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे समिति के इस प्रतिष्ठित पटल पर आमंत्रित किया और अपनी कविताएं इस मंच पर प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ शुभ्रता जी की भी, जिन्होंने गोवा से मुझे यह मंच प्रदान किया, आप सभी से जुड़ने का एक मौका दिया है। तो चलिए मैं आरंभ करती हूँ सरस्वती वंदना से। 4 पंक्तियाँ सरस्वती माता को अर्पित करती हूँ, तत्पश्चात काव्य वाचन की ओर बढ़ूंगी। हे शारदे माँ वीणावादिनी, हे शारदे माँ वीणावादिनी, मुझे सृजन का वर देना, मुझे सृजन का वर देना। शब्द लिखूं कविता हो जाए, शब्द लिखूं कविता हो जाए, इतनी क्षमता भर देना, इतनी प्रतिभा भर देना। हे शारदे माँ वीणावादिनी, मुझे सृजन का वर देना। मैं अबोध अज्ञानी हूँ माँ, मैं अबोध अज्ञानी हूँ माता, कलम को मेरी धार मिले। मैं अबोध अज्ञानी हूँ माता, कलम को मेरी धार मिले। तेरी कृपा हो जाए माता, तेरी कृपा हो जाए माता, क्यों न मुझे संसार मिले, क्यों न मुझे संसार मिले। अर्ज लेकर आई हूँ मैं, अर्ज लेकर आई हूँ मैं, मेरी झोली ज्ञान से भर देना, मेरी झोली ज्ञान से भर देना। हे शारदे माँ वीणावादिनी, मुझे सृजन का वर देना, मुझे सृजन का वर देना। माँ सरस्वती को नमन करने के पश्चात मैं अपनी अगली कविताओं की ओर बढ़ूँ, उसके पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच जो कविगण, जो लेखक वरिष्ठ सभी यहाँ पर जो जुड़ गए हैं, उन सभी का।
मैं स्वागत करती हूँ तृप्ति मिश्रा जी का, डॉक्टर शर्मा सर, उमंग जी का, सविता जी आपका स्वागत है। नुपुर रंजन जी, आप बहुत अच्छे लेखक कवि हैं। मैं आपके सम्मुख यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा सौभाग्य है। शुभता मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पर आज मैं खड़ी हूँ। बस आप ही की वजह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत कि आपके सम्मुख यहाँ पर मैं बैठी हूँ। वरिष्ठ जन है मेरे सामने। चलिए, मैंने सरस्वती माँ को वंदन कर दिया है, अब उनसे अनुमति मिल चुकी है और मैं अपनी अगली कविताओं की ओर आगे बढ़ती हूँ। 2 दिन पहले यानी 25 दिसंबर को हम सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस मनाया। वो मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय, मेरे लोकप्रिय नेता हैं। कवि मन के वे नेता मेरे हृदय के बहुत ही करीब हैं। जिस दिन वे गए, उनका देहावसान हुआ, उस दिन मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और उनके लिए कुछ शब्द कविता के रूप में उभर पड़े। वही शब्द आपके सम्मुख रखती हूँ और मेरे गुरुदेव को नमन करती हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेरी ओर से काव्यांजलि प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अटल जी, अटल जी आपका जाना, अटल जी आपका जाना मन को बड़ा अखरता है। अटल जी आपका जाना मन को बड़ा अखरता है। रिक्त आपका स्थान देख, रिक्त आपका स्थान देख, हृदय व्यथित हो उठता है, हृदय व्यथित हो उठता है। महामानव तुम, महामानव तुम, सदी के हो नायक तुम, महामानव तुम, सदी के हो नायक तुम। हिमालय से ऊंची है प्रतिमा तुम्हारी, कवि हृदय के पूजनीय हो तुम भारत रत्न के हो सच्चे अधिकारी, तुम भारत रत्न के हो सच्चे अधिकारी। पोखरण के हो तुम निर्माता, पोखरण के हो तुम निर्माता, तुम कारगिल के हो गौरव गान। पोखरण के हो तुम निर्माता, तुम कारगिल के हो। तुमने तिरंगा फहराया जग भर, दिलाया राष्ट्र संघ में हिंदी को मान, दिलाया राष्ट्र संघ में हिंदी को मान। देखिए, आज हम हिंदी का उत्सव मनाते हैं। हम सभी हिंदी के भक्तगण हिंदी की सेवा करते हैं और हमारे गुरु जिन्होंने राष्ट्र संघ में हिंदी को पहुंचाया, ये कितने बड़े अभिमान की बात है। आज उनका हम यदि स्मरण ना करें तो उचित ना होगा। अटल जी जिन्होंने दिलाया राष्ट्र संघ में हिंदी को मान, तुम सम केवल तुम ही हो, तुम सम केवल तुम ही हो, दूसरा अटल न हो पाएगा। तुम सम केवल तुम ही हो, दूसरा अटल न हो पाएगा। इस सदी के नायक हो तुम, इस सदी के नायक हो तुम। ये युग अटल युग कहलाएगा, ये युग अटल युग कहलाएगा। इस स्वर्णिम इतिहास के हम साक्षी हैं, इस स्वर्णिम इतिहास के हम साक्षी हैं। देखा तुम्हें, सुना तुम्हें, सौभाग्य हमारा। देखा तुम्हें, सुना तुम्हें, सौभाग्य हमारा। राजनीति के आकाश में हो तुम चमके, जैसे ध्रुव तारा, जैसे ध्रुव तारा। अटल स्थान सबके हृदय में रहेगा तुम्हारा, अटल स्थान सबके हृदय में रहेगा तुम्हारा। सदा गीत नए गाने वाले, सदा गीत नए गाने वाले, सबको राह दिखाने वाले। सदा गीत नए गाने वाले, सबको राह दिखाने वाले। महानायक का शत शत वंदन, महानायक का शत शत वंदन। करो स्वीकार मेरा नमन, करो स्वीकार मेरा नमन। अपनी इस कविता के साथ ही मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे व्यक्तिगण आदरणीय यहाँ पर हम सब जुड़ चुके हैं। मेरे इस काव्य वाचन को सुनने के लिए आप सभी को यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। नुपुर रंजन जी आज हमारे बीच हैं यहाँ पर। संध्या मनोज दानी जी भी जुड़ी हैं। शुभ्रता मैडम आपको, पुरुषोत्तम सिंह जी आपको, मधु जी, यशपाल सिंह जी,
आप सभी को मैं नमन करती हूँ और बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर। उसके पूर्व जो मेरे मित्रगण हैं इस संस्था के बारे में जिन्हें उतनी जानकारी शायद न हो, वह मैं बताना चाहूँगी। यह महान संस्था यानी कि अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, यह देश की एक अग्रणी साहित्यिक संस्था है जो हिंदी के लिए कार्य कर रही है। इस संस्था ने देश के 14 राज्यों में, जी हाँ 14 राज्यों में राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित किए हैं। इस पटल पर लाइव कार्यक्रम भी 15 अगस्त से हो रहे हैं। लगातार ही 15 अगस्त को इस संस्था ने प्लैटिनम जुबली समारोह भी किया है। उसके बाद 14 अक्टूबर को इस संस्था का डबल प्लैटिनम समारोह भी हो चुका है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रज्ञान पंडित सुरेश नीरव जी यहाँ पर एक सितारा कहे हम, हिंदी जगत का एक बड़ा सितारा जो यह महान कार्य कर रहा है। सर, आपको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। आपने लाल किला, संसद, राष्ट्रपति भवन आदि सभी जगहों पर कवि सम्मेलनों का संयोजन किया है, संचालन किया है। उसके अतिरिक्त आप कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, वहाँ कविता पाठ कर चुके हैं। आपको सुलभ साहित्य अकादमी का 5 लाख रुपए का श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान भी मिला है। सर, हम आप सभी के लिए यहाँ पर तालियां बजाते हैं। सर, बहुत बहुत नमन आपको। आप 26 देशों में कविता पाठ कर चुके हैं। इन लाइव कार्यक्रमों में 8 देशों के कवियों के अलावा राज्यपाल, यूनिवर्सिटी के कुलपति, गृह सचिव, वैज्ञानिक, संगीतकार, पत्रकार, शायर, भजन गायक और प्रतिष्ठित कवि और न जाने कौन कौन सी महान विभूति यहाँ पर आ चुकी है। संस्था की सदस्य संख्या तो अब 5,500 के भी ऊपर जा चुकी है और आप यकीन नहीं मानेंगे, परंतु इनके लाइक्स की संख्या भी 5 लाख के ऊपर जा चुकी है। देखिए कितनी बड़ी संस्था है और उसके पटल पर, इस प्रतिष्ठित पटल पर आज मैं बैठी हूँ। सचमुच में सरस्वती माँ की मुझ पर कृपा है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। चलिए बढ़ती हूँ मैं अगली कविता की ओर। पिछले दिनों जब कोरोना का आरंभ था, लॉकडाउन हुआ था, उन दिनों आप सभी ने देखा होगा मजदूर शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन करने लगे थे। मैं अपनी अगली कविता की ओर मुड़ूं उसके पहले यहाँ मैं उमंग सरीन जी को देख रही हूँ। सर धन्यवाद, आप यहाँ मेरा मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो चलिए, उस मजदूर के लिए हम लोगों ने कई लोगों को भीड़ देखी थी, स्टेशनों पर, रस्तों पर बेचारे नंगे पैरों चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को लिए, अपने परिवारों को साथ में लिए। उनके सामने कोई ऐसा चित्र या कोई ऐसा या कहिए उनके भविष्य का कोई भी ऐसा उनके सामने मार्ग नहीं था, बस एक ही मार्ग था, अपना गांव और गांव की राह। तो वे बिना सोचे समझे उन शहरों से निकल पड़े थे अपने गांव की ओर। उस मजदूर के लिए मैं यहाँ पर कविता पढ़ना चाहूँगी। गुरुजी आप आज्ञा दें। मन में रंगीले सपने सजाकर। देखिए, मजदूर जब शहर में आता है, जो अपने छोटे से गांव से जब शहर में आता है, तो निश्चित ही कुछ सपने लेकर आता है। वे सपने क्या होते हैं? कुछ चमकीले सपने होते हैं, उसे भी लगता है मेरा बड़ा सा घर हो, इस बड़े शहर में मेरी भी कुछ पहचान हो। सुनते हैं कविता मजदूर। मन में रंगीले सपने सजाकर, मन में रंगीले सपने सजाकर मैं शहर तुम्हारे आया था। मन में रंगीले सपने सजाकर मैं शहर तुम्हारे आया था। तुम्हारी चमकती दुनिया में, तुम्हारी चमकती दुनिया में मैंने भी अपनी किस्मत को आजमाया था। मैंने भी अपनी किस्मत को आजमाया था। रवि मिश्रा जी धन्यवाद सर, आप यहाँ हैं। प्रवीण सक्सेना जी भी हैं हमारे साथ में। ब्रह्मदेव जी हैं। प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी, आपका अभिनंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज रविवार का दिन है, परंतु फिर भी सभी ने मेरे लिए समय निकाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बढ़ती हूँ इस कविता की ओर आगे। मन में रंगीले सपने सजाकर मैं शहर तुम्हारे आया था। तुम्हारी चमकती इस दुनिया में
तुम्हारी चमकती इस दुनिया में मैंने भी अपनी किस्मत को आजमाया था। ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाला, ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाला, कड़ी धूप में तुम्हारे शहर को सजाने वाला। देखिए मजदूर क्या होता है, वो क्या करता है? ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाला, कड़ी धूप में तुम्हारे शहर को सजाने वाला। मैं एक मजदूर था, मैं एक मजदूर था, बड़ा ही मजबूर था। मैं एक मजदूर था, बड़ा ही मजबूर था, घर से अपने कोसों मीलों दूर था। मैं एक मजदूर था, बड़ा ही मजबूर था, घर से अपने कोसों मीलों दूर था। जब समय ने ली करवट, जब समय ने ली करवट और काल चक्र भी सताने लगा। कोरोना के बाद की यहाँ घटना मैंने अंकित की है। जब समय ने ली करवट और काल चक्र भी सताने लगा, छोड़ आया था गांव अपना, छोड़ आया था गांव अपना, आज याद बहुत आने लगा, आज याद बहुत आने लगा। मिट्टी मेरे प्यारे से गांव की, मिट्टी मेरे प्यारे से गांव की अपने पास बुलाती है। मिट्टी मेरे प्यारे से गांव की अपने पास बुलाती है। कहती है तू मेरा अपना है, कहती है तू मेरा अपना है। घर की चौखट भी, घर की चौखट भी मुझे समझाती है। जब आस बची, जब आस बची न मिला सहारा, जब आस बची न मिला सहारा, घर लौट रहा मैं बेचारा, घर लौट रहा मैं बेचारा। ईंटें जोड़कर जो भवन बनाए, ईंटें जोड़कर जो भवन बनाए, मुझे आसरा न दे पाए। ईंटें जोड़कर जो भवन बनाए, मुझे आसरा न दे पाए। सड़क बनाते देखा था, सड़क बनाते देखा था मैंने एक सुनहरा कल। चलना पड़ा उसी पर आज मुझे पैदल, चलना पड़ा उसी पर आज मुझे पैदल। अब तुम मजदूर अंतिम में चिढ़कर क्या कहता है देखिए। अब तुम खुद ही अपना शहर बसा लेना, अब तुम खुद ही अपना शहर बसा लेना, अपने हाथों से इसे तुम ही सजा लेना। खुद ही अपना शहर बसा लेना और अपने हाथों से तुम खुद ही सजा लेना। मैं लौट कर फिर अब न आऊँगा, मैं लौट कर फिर अब न आऊँगा, अपने गाँव में ही बस जाऊँगा। जीने का हक यहाँ मुझे, जीने का हक यहाँ मुझे कभी मिला नहीं, जीने का हक यहाँ मुझे कभी मिला नहीं। अलविदा शहर को तुम्हारे, अलविदा शहर को तुम्हारे, मुझे तुमसे गिला नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मेरी इस कविता सुनकर निश्चित ही आपके सामने चित्र खड़ा हुआ होगा मजदूर का, स्टेशन की उस भीड़ का, उन जत्थों का जो मजदूर अपने सामान को लेकर निकल पड़े थे एक अनजानी राह की ओर, कुछ अपने गाँव की ओर। मैं यहाँ देख रही हूँ हमारे बीच राजेश श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, शिव नरेश जी हैं, प्रवीण सक्सेना जी हैं, डॉक्टर शर्मा, राजेश श्रीवास्तव जी, क्रांति शुक्ला, आप सभी को मैं नमन यहाँ करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं अपनी बचपन की एक छोटी सी बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और मैंने एमकॉम तक की शिक्षा वहीं पर ली। नौकरी की वजह से आज मैं गोवा आ गई हूँ और यहीं पर स्थायी हो गई हूँ। जब मैं अपने स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, विशेष रूप से हिंदी विषय के साथ मेरा एक लगाव था, बल्कि मेरा प्रेम था हिंदी के साथ में। मेरी सारी सहेलियां कहती थी तुम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरफ तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम सिर्फ हिंदी की पुस्तक ही लेकर बैठी रहती थी। और ऐसा कहकर वे मेरा मजाक उड़ाया करते थे। परंतु
बचपन से, शायद मुझे याद नहीं आता, पर चौथी पाँचवीं से ही मैं कविताएं बहुत ही लगन से पढ़ती थी। एक दो बार पढ़ने के बाद ही ये कविताएं मुझे याद हो जाती थी। और फिर चाहे आगे की कविताएं अभी टीचर ने ना पढ़ाई हो, परंतु मैं सारी कविताएं याद कर लिया करती थी। बस और कुछ नहीं, कोई लेख नहीं, कहानी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं कविताएं सारी याद कर लिया करती थी। धीरे धीरे जब मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पहुंची और व्याकरण की टीचर हमें व्याकरण के उदाहरणों में हिंदी की कविताएं देने लगी, तब तो मुझे और भी आनंद आने लगा। उस समय मैंने अयोध्या सिंह हरिऔध जी की जो कविता की पंक्तियां सुनी थी, मेरे पटल पर आज भी वो वैसी की वैसी ताज़ा है। बहुत अपनी ओर वो आकर्षित किया करती थी मुझे पंक्तियां। उद्धव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, उद्धव मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी, प्यारे प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों, उत्सवों के विपुल विधि मुग्धकारी महाथे, मुग्धकारी महाथे। कुछ दिनों बाद हमारी शिक्षिका ने एक और कविता पढ़ी, वह मुझे और अच्छी लगी। जैसे कि तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग हरियाली, या उस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं, देखूं विहंगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, या निस्पंद पड़ी वीणा और बिखरे मानस को देखूं, और बिखरे मानस को देखूं। मैं जब ये कविताएं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि चलो मैं भी लिख लेती हूँ। और मैंने क्या किया, फिर इन जटिल शब्दों को उठाकर कविता लिखने का एक प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता था कि यही कविता होती है, परंतु मेरी बहन ने मुझे समझाया कि इसे कविता नहीं कहते हैं, ये जो तुम कठिन कठिन शब्दों को जोड़कर लिख रही हो यह कविता नहीं है। कविता में भाव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। आप धीरे धीरे जब तुम सरल लिख लोगी, उसे समझ लोगी, फिर अपने आप साहित्य का बहुत अधिक अभ्यास करने के बाद में अच्छी कविताएं लिखोगी। तो मेरी बहन को ही मैं समर्पित करती हूँ मेरी कविता। उसने कहा था, जो मेरी गुरु हैं, जिसने मुझे बताया कि कविता कैसी करनी है, वो सरल कैसी करनी है, उसने कहा था, शीर्षक है, वो पढ़ती थी मेरी कविता। यहाँ पर मैं रुकावट के लिए सर के शब्दों में हर्ष कहूँगी। रुचि बहुगुणा जी, ऋषि सिन्हा जी हैं हमारे बीच में, नूतन यादव जी आपका स्वागत है, डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी आपका स्वागत है, अनिल कुमार जी आपका स्वागत है, प्रतिभा प्रभा जी, आप सभी, बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ मुझे सुन रही हैं। मेरी यह कविता जो मैंने अपनी बहन को, मतलब वो भी मेरी कविता के क्षेत्र में गुरु ही है, तो उसे लिखी है। उसने कहा था, वो पढ़ती थी मेरी कविता, वो पढ़ती थी मेरी कविता, संवारती थी दुलारती थी उन्हें, कहती थी हमेशा लिखो वही जो समझ आए, लिखो वही जो समझ आए, अपनी सहजता से जो सरल बन जाए। शब्दों के साथ चलते हो अर्थ, शब्दों के साथ चलते हो अर्थ, अन्यथा लेखन हो जाएगा व्यर्थ, अन्यथा लेखन हो जाएगा व्यर्थ। शब्दकोश लिए हाथों में कविता पढ़ी न जाएगी, शब्दकोश लिए हाथों में कविता पढ़ी न जाएगी, जटिल हो क्लिष्ट हो शब्द तो वह कभी कभी नीरस भी बन जाएगी, वह कभी कभी नीरस भी बन जाएगी। हे कवि तुम ऐसा करो सृजन, हे कवि तुम ऐसा करो सृजन, भावनाओं का जिसमें प्रवाह हो, सरल अक्षरों का बहाव हो, निरंतरता जिसमें समाई हो, निरंतरता जिसमें समाई हो, वह सरलता की परछाई हो, वह सरलता की परछाई हो। कविता तभी पूर्ण लगेगी, कविता तभी पूर्ण लगेगी और स्वयं अपना ही परिचय देगी। उसने कहा था इसलिए विचारों की नदी भी उसी राह पर जाती है, उसने कहा था इसीलिए विचारों की नदी भी उसी राह पर जाती है। कविता की पंक्तियाँ अब सहज ही कागज पर उतर आती हैं, कविता की पंक्तियाँ भी सहज ही अब कागज पर उतर आती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा जन्म जबलपुर में हुआ, परंतु नौकरीवश मैं यहाँ गोवा आ गई और यहीं पर स्थायिक हो गई। यहाँ का परिवेश हमेशा मुझे अपनी ओर खींचता आया है, आकर्षित करते आया है, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बहुत अधिक काम की वजह से मैं लिख नहीं पाती थी।
और तब मेरे पतिदेव जी आगे आते थे और मुझे कहते थे चलो तुम्हें समुद्र की सैर कराता हूँ, और सचमुच में वे मुझे समुद्र की ओर ले जाते थे। जब मैं उस सागर को देखती थी तो सचमुच में मेरा मूड बदल जाता था, और तब नहीं परंतु कुछ दिनों बाद कविता ज़रूर ही सामने आ जाती थी। तो आपके साथ बांटना चाहूँगी मैं कुछ गोवा के परिवेश से जुड़ी हुई कविता। एक बार मुझे वे ऐसी जगह ले गए कि जहाँ पर शांत पानी बह रहा था और किनारों पर सुंदर नारियल के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ पर मैंने कविता लिखी, शीर्षक है बहता हुआ पानी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रामवरण ओझा जी हैं हमारे बीच में, यहाँ मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। यशपाल सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। मधु मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सुनते हैं कविता बहता हुआ पानी। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, मंद मंद ये जो बहता हुआ पानी है, मंद मंद ये जो बहता हुआ पानी है, मेरी ही तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है, मेरी ही तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है। जब 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 पत्थर सा कोई पानी में गिराया मैंने, जब जब पत्थर सा कोई पानी में गिराया मैंने, तब तब पानी को यहाँ शर्माते हुए पाया मैंने, तब तब पानी को यहाँ शर्माते हुए पाया मैंने। झाड़ियों के बीच से, झाड़ियों के बीच से चुपके से निहारता है सूरज यहाँ, पहाड़ों के बीच में खामोशियाँ का बसा जहाँ, खामोशियों का बसा जहाँ। ये नज़ारे ये मौसम और सूरज की लालिमा, ये नज़ारे ये मौसम और सूरज की लालिमा लगती बड़ी सुहानी है, और मेरी ही तरह इसकी भी कोई कहानी है, मेरी ही तरह इसकी भी कोई कहानी है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं दोनों ओर, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं दोनों ओर, बीच में बहती ये नदियाँ दीवानी है, मेरी तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है यहाँ पंछियों का शोर भी, सुनिएगा, है यहाँ पंछियों का शोर भी, हवाओं की भी है आवाज़। कभी हम शांत परिसर में जाएं तो आप शांत एक चित्त होकर सुने, आपको पंछियों के कलरव के साथ में हवा की आवाज़ भी सुनाई देगी। है यहाँ पंछियों का शोर भी, हवाओं की भी है आवाज़। यहीं गुजार दूं पूरी जिंदगी, मन करता है आज, मन करता है आज। कितनी खामोश शांत और शायद ये है उदास। जब पानी शांत होता है तो मुझे न जाने क्यों लगता था कि वो उदास होगा। कितनी खामोश शांत और शायद ये है उदास, इसके पास आकर आज मुझे अपनेपन का हुआ एहसास, अपनेपन का हुआ एहसास। तभी तो कहती है ये मुझसे कि रुकना नहीं है नाम जीवन का। नदी क्या कहती है, क्या संदेश देती है नदी? कहती है ये मुझसे कि रुकना नहीं है नाम जीवन का, बहते ही जाने में स्मित, बहते ही जाने में स्मित, जिंदगी की रवानी है, जिंदगी की रवानी है, और मेरी ही तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है, इसकी भी कोई कहानी है। जैसे मैंने इस कविता में उल्लेख किया एक सुंदर नदी का, जिसके आसपास नारियल के वृक्ष हैं और एक शांत वातावरण है, ऐसा ही कुछ गोवा का चित्रण करती कविता सुनाऊंगी, समुद्र। जब जब मैं समुद्र किनारों की सैर पर जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके अंदर 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 चली जाऊँ, लेकिन तभी मुझे एक सूचना मिलती है कि रुको, तुम वहीं रुको, अभी और अंदर मत आओ। क्योंकि मैं जितना जितना समुद्र के अंदर जाऊंगी उतना ही मैं अपना अस्तित्व खोते जाऊंगी और एक दिन मैं शून्य हो जाऊंगी। इसीलिए मुझे समुद्र ने कहा कि रुको, तुम सिर्फ मुझे दूर से निहारते रहना, मेरे अंदर मत आ जाना। तो सुनिए यह मनोरंजक और एक सुंदर सी कविता, समुद्र।
अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा। मैं समुद्र से बात कर रही हूँ और उसे कह रही हूँ कि अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, मेरी सांसों को भी भाता है हर श्वास तुम्हारा। अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, मेरी सांसों को भी भाता है हर श्वास तुम्हारा। ये किनारे जैसे सुख दुख है मेरे मन के, ये किनारे जैसे सुख दुख है मेरे मन के। और तूफान तो ज्यों हलचल हो जीवन के, हलचल हो जीवन के। पास आकर तुम्हारे यही लगता है मुझको, पास आकर तुम्हारे यही लगता है मुझको। देखूं और बस देखती ही रहूं तुमको, देखूं और बस देखती ही रहूं तुमको। पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल, पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल, पाने को तुम्हारा स्पर्श। पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल, पाने को तुम्हारा स्पर्श। और महसूस होता है तब शायद, और महसूस होता है तब शायद, यहीं कहीं होगा स्वर्ग, यहीं कहीं होगा स्वर्ग। कभी कभी तो मन करता है, कभी कभी तो मन करता है तुझे सौंप दूं जीवन। अरे ए समुद्र, मुझे क्या लगता है, सुनिएगा कविता। कभी कभी तो मन करता है तुझे सौंप दूं जीवन, पर मैं हूँ एक समाज और मुझ पर हैं हजारों बंधन। पर मैं हूँ एक समाज और मुझ पर हैं हजारों बंधन। मेरा अस्तित्व है छोटा, मेरा अस्तित्व है छोटा और तू समुद्र अनंत। मेरा अस्तित्व है छोटा और तू समुद्र अनंत। तुझको ये समर्पण, यानी मेरे जीवन का अंत, यानी मेरे जीवन का अंत। इसलिए ऐ समुद्र फिर न मुझको पास बुलाना, इसलिए ऐ समुद्र फिर न मुझको पास बुलाना, न इस तरह रिझाना। क्योंकि मेरे लिए तो संभव है सिर्फ तुझको निहारना, सिर्फ तुझको निहारना। इसीलिए अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, मेरी आँखों को बहुत भाता है हर श्वास तुम्हारा, मेरी आँखों को बहुत भाता है हर श्वास तुम्हारा। विष्णु दत्त जी हमारे बीच यहाँ जुड़ चुके हैं, उन्हें यह कविता अच्छी लगी, धन्यवाद सर। शिव नरेश जी आपका स्वागत, रुचि बहुगुणा जी आपका स्वागत, संध्या मनोजदानी, रामवरण ओझा जी, तृप्ति जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। चर्चा चकल्लस की तो मैं कितनी भी रात हो जाए वो पढ़े बिना मैं नहीं सोती। आप इतनी सुंदर समीक्षा करती हैं, तो आपके ही शब्दों में आपको डिब्बा भर के साधुवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली कविता की ओर। क्षमा चाहें, एक मिनट। हाँ, कभी कभी हम बहुत अधिक काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम काम में सुख ढूंढने लगते हैं और उसी को सुख मानने लगते हैं। तो व्यस्तता यानी हमारा बिजी होना, जी हाँ, उसमें हम सुख ढूंढने लगते हैं और कहते हैं अरे व्यस्तता भी एक सुख है शायद। तो सुनिए कविता व्यस्तता एक सुख। प्रवीण सक्सेना जी, आदर नमन, आपको कविता अच्छी लगी, धन्यवाद सर। सुरेश जी, पंडित जी आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। व्यस्तता एक सुख, व्यस्तता एक सुख है। व्यस्तता क्या सचमुच? बताइए और आप खुद भी सोचिए। व्यस्तता एक सुख है, व्यस्तता एक सुख है, एक रास्ता है सब कुछ भुलाने का। व्यस्तता एक सुख है, एक रास्ता है सब कुछ भुलाने का। झूठा ही सही पर मन बहलाने का, पर मन बहलाने का। व्यस्तता एक सुख है। ये भ्रम है, मिथ्या है, धोखा है, एक क्षण है। ये भ्रम है, मिथ्या है, धोखा है, एक क्षण है। खुद से दूर जाने का फिर भी व्यस्तता एक सुख है। इसीलिए कभी कभी हम समय नहीं दे पाते,
इसीलिए कभी कभी हम समय नहीं दे पाते खुद को, अपने अपनों को। लेकिन मेरे मन तू न इसमें रमते जाना, लेकिन मेरे मन तू न इसमें रमते जाना, न इसका आदी हो जाना, वरना ये व्यस्तता छीन लेगी तुझसे तुझी को, छीन लेगी तुझसे तुझी को, और तब खो जाएगी स्मित, यहीं किसी व्यस्तता में। यह छोटी सी कविता आप सभी ने आशीर्वाद दिया। अनीस अहमद जी, आपका बहुत बहुत आभार। संदीप बोरगांवकर जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अरुणा नाइक मैडम गोवा से यहाँ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आपका आदर नमन। भगत सिंह राणा जी, नमन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यह रचनाएं अच्छी लग रही हैं। केपी चौहान जी, सर आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की यह शाम आप मुझे दे रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। चलिए मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर। आप सभी को पता है कि हमारी जो ज़रूरतें होती है ना, उनकी ऊंचाई इतनी होती है और लंबाई भी इतनी कि जो ख़त्म ही नहीं होती। जी हाँ, ज़रूरतें, यही शीर्षक है मेरी अगली कविता का। मिला बहुत ज़िंदगी में फिर भी एक आस बाकी रही, मिला बहुत ज़िंदगी में फिर भी एक आस बाकी रही, कोई न कोई ज़रूरत ज़िंदगी में हर बार बाकी रही, कोई न कोई ज़रूरत ज़िंदगी में हर बार बाकी रही। पूछा था एक दिन क्या चांद मुझे मिल जाएगा। देखिए, जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो उम्र के साथ बदलती भी जाती हैं। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब हम खिलौनों की ज़िद करते हैं और हमारी ज़रूरत होती है खिलौना। छोटे बच्चे तो चांद को भी मांग लेते हैं। आपने गोपाल कृष्ण जी का तो कहानी तो सुनी ही होगी। मिला बहुत ज़िंदगी में फिर भी एक आस बाकी रही, कोई ना कोई ज़रूरत ज़िंदगी में हर बार बाकी रही। पूछा था एक दिन क्या चांद मुझे मिल जाएगा, पूछा था एक दिन क्या चांद मुझे मिल जाएगा, और तब माँ ने पानी में चांद दिखाकर बहलाया था, फिर एक दिन किसी चीज़ की जिद मेरी, खरीद कर खिलौने कर दी गई पूरी। कभी सोचा था पैसों से सब कुछ खरीदा जाएगा। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमें समझ नहीं होती और हमें लगता है कि पैसों से तो हम दुनिया खरीद सकते हैं। कभी सोचा था पैसों से सब कुछ खरीदा जाएगा, खुशियों को और सपनों को भी खरीदा जाएगा। आज दौलत की तिजोरी है कुटिया मेरी, फिर भी रह गई कितनी ख्वाहिशें अधूरी। जाना मैंने इतना ही इस तलाश के बाद, ज़रूरतें ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होती ज़िंदगी के साथ, ज़रूरतें ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होती ज़िंदगी के साथ। आप सभी सहमत होंगे शायद मेरी इस बात से। जब हमें एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी तैयार खड़ी है। कोरोना के दिन थे, लॉकडाउन के दिन थे, कितना सीमित कर लिया था हमने खुद को, हमारी ज़रूरत। बल्कि एक उदाहरण के तौर पर, एक गृहिणी की दृष्टि से कहूँ तो एक छोटा सा जो एक छोटी सी प्याज हम ले आया करते थे लॉकडाउन के दिनों में, तो उस प्याज को भी हम संभाल कर उसके एक एक छिलके को हम नाप तौल कर अपने खाने पकाने में यहाँ पर यूज़ किया करते थे, उपयोग में लाया करते थे। तो वो जो ज़रूरत थी ना, हमारी इस कोरोना महामारी ने हमको समझा दी कि ज़रूरत क्या होती है और वो कभी भी पूरी नहीं होती। उस समय हमने अपनी ज़रूरतों को कम कर दिया, लेकिन अब अनलॉक शुरू हो गया तो चले हम फिर अपनी ज़रूरतों का दायरा बढ़ाने के लिए। चलिए ज़रूरतों से बाहर आते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली कविता की ओर, ज़िंदगी। नूतन यादव जी, आपको अच्छी लगी कविता। संध्या मनोज दानी, रामवरण ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंडित जी भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सर धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से यह संभव हो सका सर। सुरेंद्र कुमार सैनी जी, आपका अभिवादन। केपी चौहान जी, लक्ष्मी
लक्ष्मी जी, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। लक्ष्मण तड़ीवाला जी, तृप्ति जी, आप सभी को नमन करते हुए मैं बढ़ती हूँ कविता की ओर। शीर्षक है जिंदगी। हंसाती भी है। जिंदगी के लिए मैं एक छोटा सा गीत लिखा है। मैं गायिका नहीं, परंतु फिर भी कविता को गायन के रूप में यहाँ रखना चाहूँगी। हंसाती भी है ये, रुलाती भी है। हंसाती भी है ये, रुलाती भी है। न बोले मगर कुछ बताती भी है। न बोले मगर कुछ बताती भी है। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। तूने बहुत कुछ दिया मुझको अपने लिए। तूने बहुत कुछ दिया मुझको अपने लिए। कुछ अपने दिए, कुछ सपने दिए। कुछ अपने दिए, कुछ सपने दिए। मेरा बिगड़ा कभी तू बनाती भी है। मेरा बिगड़ा कभी तू बनाती भी है। न बोले मगर कुछ सिखाती भी है। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। क्या मांगूं मैं तुझसे, मुझे सब कुछ मिला। क्या मांगूं मैं तुझसे, मुझे सब कुछ मिला। अब न बाकी रहा कोई शिकवा गिला। अब न बाकी रहा कोई शिकवा गिला। मैं जो रूठूं, मैं जो रूठूं, मुझे तू मनाती भी है। मैं जो रूठूं, मुझे तू मनाती भी है। न बोले मगर कुछ सिखाती भी है। न बोले मगर कुछ सिखाती भी है। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी। कभी दुख मिले मुझको, कभी सुख भी मिले। कभी दुख मिले मुझको, कभी सुख भी मिले। तूने बताया मुझे, लगा सबको गले। तूने बताया मुझे, लगा सबको गले। अपने बेगाने की पहचान तू कराती भी है। न बोले मगर कुछ सिखाती भी है। न बोले मगर कुछ सिखाती भी है। ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, यही है जिंदगी। धन्यवाद। आशा है आपको ये गीत अच्छा लगा होगा। मुझे हमेशा एक डर बना रहता था, अपनी कविता को मैं गायन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया करती थी, परंतु मैंने आज साहस किया आपके इस मंच से उसे गीत के रूप में पहली बार, जी हाँ पहली बार यहाँ सादर करने का, प्रस्तुत करने का। आप सभी को बहुत बहुत मैं यहाँ धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मुझे धैर्य से सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों इसी मंच पर मैंने पानी या कविता प्रस्तुत की थी। जब आज मेरे इस लाइव प्रोग्राम के बारे में कुछ लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप यह पानी की रचना दोबारा इस कार्यक्रम में आप पढ़ें, क्योंकि यह कार्यक्रम आपका है और आप इस कविता को अवश्य ही पढ़ें। तो आप सभी के आग्रह पर मैं यहाँ पुनः प्रस्तुत करती हूँ वही कविता पानी। पानी जब बोतलों में बंद होता है तब मैंने हमेशा उसे कुछ कहते हुए सुना है, महसूस किया है। जैसे कि वो चीख रहा होगा कि मुझे क्यों तुम बोतलों में भरते हो। उसको तो शर्म आने लगी है, उसे तुम बोतलों में भरते भी हो, अलग
अलग नामों से बेचते भी हो। सुनिए कविता पानी। जब कभी कलयुग के बाजारों में बिकने आता हूँ, जब कभी कलयुग के बाजारों में बिकने आता हूँ, बंद बोतलों में भरकर, बंद बोतलों में भरकर मैं अपनी ही बोली लगाता हूँ, बंद बोतलों में भरकर मैं अपनी ही बोली लगाता हूँ। तब 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 खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ, खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ। मैं ही तो कावेरी हूँ, मैं ही तो कावेरी हूँ, मैं ही तो गंगा हूँ, महादेव भी मैं ही तो हूँ। मुझको तुम बोतलों में क्यों भरते हो, मुझको तुम बोतलों में क्यों भरते हो, अलग अलग नाम देकर क्यों मेरा अपमान करते हो, अलग अलग नाम देकर क्यों मेरा अपमान करते हो। जन जन में होते विवाद का, जन जन में होते विवाद का जब मैं ही कारण हो जाता हूँ, तब तब खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ, खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ। मेरी खातिर संघर्ष करे जब, मेरी खातिर संघर्ष करे जब राजा और प्रजा, छुपकर पानी पीने की मिले किसी प्यासे को सजा, तब तब मैं झुक जाता हूँ, तब तब मैं झुक जाता हूँ और खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ, खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ। अगली पंक्तियों में सुनिएगा कि पानी क्या कह रहा है। मुझको निश्चल रहने दो, मुझको निश्चल रहने दो, अपनी धारा में ही बहने दो, मुझको निश्चल रहने दो, अपनी धारा में ही बहने दो। मेरा तो अस्तित्व है बहते रहना झरना बनकर, मेरा तो अस्तित्व है बहते रहना झरना बनकर। फिर भी दीवारों की ऊंचाई में, दीवारों की ऊंचाई में जब जब मैं बांधा जाता हूँ, तब तब खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ, खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ। मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, मुझ में कोई गंध नहीं, मेरा कोई रंग नहीं, मुझ में कोई गंध नहीं। मैं हर गागर में समाता हूँ, मैं हर गागर में समाता हूँ, छोड़ पर्वत की ऊंची से ऊंची चोटी, धरती पर भी आ जाता हूँ। मोह नहीं मुझको ऊंचाई का, मोह नहीं मुझको ऊंचाई का, गहरे सागर में भी मैं डूब जाता हूँ। परंतु सभी बुराइयां लेकर तुम्हारी, सभी बुराइयां लेकर तुम्हारी, जब जब मैं गंगा मैली करने आता हूँ, जब जब मैं गंगा मैली करने आता हूँ, तब तब खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ, खुद को पानी कहने से शर्माता हूँ। आशा है आप सभी आनंद ले रहे हैं और यह कविता आप सभी को अच्छी लगी है। चूँकि मैं गोवा में हूँ, आप सभी मेरी कविताओं के माध्यम से समुद्र की, नदी की सैर कर रहे हैं, तो चलिए फिर ले चलती हूँ आपको समुद्र के किनारे पर, जहाँ पर लहरें और किनारे, कई बार लहरें किनारों तक आती हैं फिर अंदर चली जाती हैं। मैंने उनमें क्या महसूस किया है, मैंने उनमें प्रेम महसूस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि लहरों को किनारों से प्रेम है और वो आती हैं और चली जाती हैं। इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगी। इस बीच हमसे जुड़ चुके हैं राजीव शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कविता लहरें और किनारे। पराजित, देखिए मैंने पराजित यह शब्द शुरू में ही कहा क्योंकि लहरों और किनारों का मिलन नहीं होता, उनका प्रेम है परंतु पराजित है, उसकी जय नहीं हुई है क्योंकि वे एक नहीं हुए। पराजित परंतु पवित्र है प्रेम, पराजित परंतु पवित्र है प्रेम लहरों और किनारों का, पराजित परंतु पवित्र है प्रेम लहरों और किनारों का। कितनी नदियों का पानी, कितनी नदियों का पानी किस किस सागर में जाता है, कितनी नदियों का पानी किस किस सागर में जाता है। लहरें बनकर प्रेम तब किनारों से मिलने आता है, लहरें बनकर प्रेम तब किनारों से मिलने आता है।
त्यागशील ये लहरें, त्यागशील ये लहरें मिलकर कुछ क्षण दूर चली जाती हैं, मिलकर कुछ क्षण दूर चली जाती हैं, दूर दूर फैले सागर में बनती और मिट जाती हैं, बनती और मिट जाती हैं। किनारे किंतु खड़े असहाय से, किनारे किंतु खड़े असहाय से कुछ नहीं कर पाते हैं, किनारे किंतु खड़े असहाय से कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने आंसुओं की नमी से रेत को भिगोए जाते हैं, रेत को भिगोए जाते हैं। अपने अपने धर्म का सभी को करना होता है पालन। लहरों का धर्म है आना किनारों तक और चले जाना, और किनारे का क्या धर्म है? वहीं पर रहना, समुद्र को संभाल लेना। तो देखिए आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ इस कविता के माध्यम से। अपने अपने धर्म का सभी को करना होता है पालन, अपनी अपनी सीमा में रहकर निभाना होता है हर बंधन, निभाना होता है हर बंधन। सागर अपनी विशालता से महान बन जाता है, सागर अपनी विशालता से महान बन जाता है। विशालता में इसकी लेकिन, विशालता में इसकी लेकिन कितनी लहरों और किनारों का, कितनी लहरों और किनारों का प्रेम उमड़ता और मिट जाता है, प्रेम उमड़ता और मिट जाता है। एक छोटी सी सरल सी कविता मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। मेरे माता पिता ने हमेशा ही मुझे लिखने के लिए प्रेरणा दी है, हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है। जब मैं छोटी थी कोई भी 2 या 4 पंक्तियाँ लिख देती थी, उन्हें इतना अच्छा लगता था और वो सभी को बताते थे कि मेरी बेटी कविता करने लगी है। धीरे धीरे जब वे प्रशंसा करते तो मुझे और अच्छा लगता, मुझे लगता कि चलो मैं और लिखूं। इसी तरह से मेरा जो यह कविता का प्रवास शुरू हुआ, यह जो कविता की यात्रा शुरू हुई, उन्हीं माता पिता की वजह से। उन्हें मैं समर्पित करती हूँ मेरी अगली छोटी सी कविता माँ। माँ, माँ कैसी होती है? देखिए कविता से। माँ शीतल पेड़ की छाया सी, माँ शीतल पेड़ की छाया सी, माँ कोमल फूल की काया सी। माँ शीतल पेड़ की छाया सी, तुम कोमल फूल की काया सी। माँ, माँ निर्मल नदी की धार सी, माँ निर्मल नदी की धार सी, माँ मधुर ध्वनि सितार की। माँ निर्मल नदी की धार सी, तुम मधुर ध्वनि सितार की। माँ कठोर नारियल की तह जैसी, माँ कठोर नारियल की तह जैसी, माँ नरम कपास की रूह जैसी। माँ, माँ कबीर के दोहे सी हो पावन, माँ कबीर के दोहे सी हो पावन। माँ का प्यार ज्यों बरसता है सावन, माँ का प्यार ज्यों बरसता हो सावन। माँ का हाथ, माँ का हाथ आशीषों का बहता झरना। माँ का साथ न टूटे कभी ऐसा सपना, माँ का साथ न टूटे कभी ऐसा सपना। माँ तुम्हें समर्पित करती, माँ तुम्हें समर्पित करती हूँ ये जीवन। नतमस्तक मेरा शीश और मेरा कण कण, नतमस्तक यह शीश और मेरा कण कण। माँ को नमन करने के पश्चात मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर। कई बार हम बहुत बेचैन होते हैं और हमारे मन के अंदर एक हलचल सी एक चलती रहती है। मैंने उसे भीतर की आवाज़ें इस कविता में आपके सामने रखने का प्रयास किया है, आशीर्वाद दीजिएगा। उठाती है तूफान कभी कभी मन के भीतर की आवाज़ें, उठाती है तूफान कभी कभी मन के भीतर की आवाज़ें। सोचने का हो जाती है सामान, सोचने का हो जाती है सामान। कभी भीतर की आवाज़ें, कभी कभी भीतर की आवाज़ें। क्या खोया मैंने और क्या पाया, क्या खोया मैंने और क्या पाया। सोचा जो क्या वही हाथ आया, सोचा जो क्या वही हाथ आया। किसके आने की राह तकती हो, किस सुख की राह देखती हो तुम। पूछती हैं कभी कभी, पूछती हैं कभी कभी मन के भीतर की आवाज़ें, मन के भीतर की आवाज़ें। अपेक्षाएं कितनी होंगी पूरी,
अपेक्षाएं कितनी होंगी पूरी, बढ़ जाएगी अपनों से दूरी। कभी कभी हमारी अपेक्षाएं इतनी होती है कि उससे दूसरों को भी तकलीफ होती है, कई बार हम अपनों से भी दूर हो जाते हैं। इतनी हम अपेक्षाएं करने लगते हैं एक दूसरे से, संबंधों से, रिश्तों से। अपेक्षाएं कितनी होंगी पूरी, बढ़ जाएगी अपनों से दूरी। मांगा हमेशा देना भूले, मांगा हमेशा देना भूले, छीना हमेशा जीना भूले। मांगा हमेशा देना भूले, छीना हमेशा जीना भूले। मन को बेकल कर देती हैं, मन को बेकल कर देती हैं कभी कभी अब मन के भीतर की आवाज़ें, मन के भीतर की आवाज़ें। अधिकारों की लड़ी लड़ाई, अधिकारों की, हमें तो सिर्फ अधिकार ही पता होते हैं, कर्तव्य हमें नहीं पता, इसीलिए हम अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। अधिकारों की लड़ी लड़ाई, दायित्वों का भार न ढोया। अधिकारों की लड़ी लड़ाई, दायित्वों का भार न ढोया। अपने हिस्से सब कुछ आए, खुदा से भी की हमें हमने यही दुआएं, हमने यही दुआएं। धिक्कारती हैं अब कभी कभी, धिक्कारती हैं अब कभी कभी मन के भीतर की आवाज़ें, मन के भीतर की आवाज़ें। समाज में ही रहे, समाज में ही रहे, समाज नहीं बन पाए। बातें की बहुत, बातें की बहुत, काज न कुछ कर पाए, काज न कुछ कर पाए। अपनी कमियों को झुटलाया हरदम, अपनी कमियों को झुटलाया हरदम। दूसरों के दोष ही नजर आए। मन का दर्पण, मन का दर्पण दिखलाती हैं, मन का दर्पण दिखलाती हैं कभी कभी अब मन के भीतर की आवाज़ें, मन के भीतर की आवाज़ें। आपके सामने मैं जो कविताएं रख रही हूँ, निश्चित ही आपको अच्छी लग रही होंगी, ऐसी आशा करती हूँ। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी का जिनके मैं नाम नहीं ले पाई। कांति शुक्ला जी और आप सभी मान्यवरों का मैं यहाँ, जिनका भी, राजीव शर्मा जी, ब्रह्मदेव मिश्रा जी, डॉक्टर शिप्री शिल्पी जी, आप सभी का मैं ध्यान नहीं दे पाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। हम नारी के बारे में कई चीज़ें सभी ने कविता लिखी हैं। मैंने भी यह कविता नारी की, निर्भया की घटना, बल्कि हाथरस की घटना भी घटी है हमारे देश में, उन सभी पर मैं इस कविता को रखना चाहूँगी। तुम्हारी सत्ता। कभी कभी जब चिढ़ हो जाती है हमें, हम ईश्वर से पूछते हैं कि ईश्वर तुम्हारी सत्ता कहाँ पर है, ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारी सत्ता। क्रंदन कर उठा भारत माँ का हृदय, क्रंदन कर उठा भारत माँ का हृदय, सुनकर नारी की गाथा। ईश्वर तुम्हारी सत्ता का क्यों प्रमाण नहीं मिल पाता, ईश्वर तुम्हारी सत्ता का क्यों प्रमाण नहीं मिल पाता। कितनी वेदना कितना अपमान, कितनी वेदना कितना अपमान, मन पर कितने वार सहे। दुर्बल तन नारी का कैसे बार बार अत्याचार सहे, बार बार अत्याचार सहे। सबला कहते सभी परंतु, सबला कहते सभी परंतु, मन सबल नहीं है हो पाता। ईश्वर तुम्हारी सत्ता का क्यों प्रमाण नहीं मिल पाता, प्रमाण नहीं मिल पाता। चलो अच्छा है अब तो जागी मेरे देश की तरुणाई, चलो अच्छा है अब तो जागी मेरे देश की तरुणाई। खौल उठा खून रगों में, जानी सबने पीर पराई, जानी सबने पीर पराई। देना होगा न्याय तुम्हें ही अब तो भाग्य विधाता, देना होगा न्याय तुम्हें ही अब तो भाग्य विधाता। ईश्वर तुम्हारी सत्ता का क्यों प्रमाण नहीं मिल पाता। वर्णन शब्दों में न हो पाएगी, वर्णन शब्दों में न हो पाएगी पीड़ा तुम्हारे अंतर की, वर्णन शब्दों में न हो पाएगी पीड़ा तुम्हारे अंतर की। यह वेदना है हर नारी की, हर युग की निरंतर ही। शब्दों की धार से किंतु, शब्दों की धार से किंतु, दोषी का सर जो कट जाता। ईश्वर तुम्हारी सत्ता का प्रमाण उस दिन मिल जाता, प्रमाण उस दिन मिल जाता। वर्ष 2020 के दिसंबर माह में
हम हैं और शीघ्र ही नया साल आ जाएगा। मेरी अपनी अंतिम कविता आपके सामने यहाँ रखती हूँ मैं, नया साल। इस वर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बरसते पानी की बेरहमी देखी, बरसते पानी की बेरहमी देखी, मचलती लहरों का देखा तांडव। बरसते पानी की बेरहमी देखी, मचलती लहरों का देखा तांडव। पिछले कुछ सालों ने न जाने क्या क्या दिखलाया है। नया सबक जीने का लेकर, नया सबक जीने का लेकर नया साल आया है, नया साल आया है। बिखरा कुछ कुछ समेटते रहे, बिखरा कुछ कुछ समेटते रहे, पाया कुछ बहुत मगर खोते रहे, बहुत मगर खोते रहे। मिला कभी छूटा कभी, मिला कभी छूटा कभी, सुख दुख के हिसाब किताब ने हंसी जोड़ी कहीं, सुख दुख के हिसाब किताब ने हंसी जोड़ी कहीं, कहीं आंसुओं को घटाया है। नया सबक जीने का लेकर नया साल आया है, नया साल आया है। कितने भूकंप कितनी दुर्घटनाएं, कितने भूकंप कितनी दुर्घटनाएं, रेले कितनी उतरी राह से, कितने घायल हुए वक्त की मार से, कितने घायल हुए वक्त की मार से। कहीं छाई बरखा हरदम, कहीं छाई बरखा हरदम, कहीं मायूसी का पतझड़ सा छाया है। नया सबक जीने का लेकर नया साल आया है। जाते जाते इस बरस ने, जाते जाते इस बरस ने बहुत कुछ है बदल डाला। कोरोना की महामारी ने तो सर्वत्र विनाश ही कर डाला, सर्वत्र विनाश ही कर डाला। वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन मिलेगी एक दिन, आशा का दीप जलाया है। नया सबक जीने का लेकर नया साल आया है, नया साल आया है। 19 और 20 के बीच का फर्क देखिए, 2019 और 2020 इस बीच एक बहुत बड़ा जो फर्क है इस वर्ष में हम समझ गए हैं। 19 और 20 के बीच का फर्क ये बरस हमें समझा गया। 19 और 20 के बीच का फर्क ये बरस हमें समझा गया। आरोग्य धन से बढ़कर है, आरोग्य धन से बढ़कर है। 100% की बात बता गया, 100% की बात बता गया। बड़े बड़ों को हमने, बड़े बड़ों को हमने टेस्टिंग की कतार में पाया है, टेस्टिंग की कतार में पाया है। नया सबक जीने का लेकर नया साल आया है, नया सबक जीने का लेकर नया साल आया है। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी इस कविता प्रस्तुति को। पुनः धन्यवाद देती हूँ आप सभी को जो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, एवं विशेष रूप से मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगी प्रज्ञान पंडित श्री सुरेश नीरव सर को। आपने मुझे यहाँ पर इस मंच में आने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूँ सुब्रता मैडम जी की, रवि मिश्रा सर की, कि आपने मुझे यह मंच दिया। आप सभी श्रोताओं और इतने महानुभवों व्यक्तियों के बीच, प्रतिष्ठितों के बीच अपनी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर प्रस्तुत कर पाई। आप सभी ने मेरे साथ रहकर मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।